हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और आज इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। बेसिकली तो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है वो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करती है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं दो लिम्फोसाइट्स के ऊपर, इनकी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बेसिकली हम लोगों ने इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दोनों को कंप्लीट कर लिया है। और अगर हम बात करें एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स की, तो हमारे पास दो तरीके के एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं। पहला जो हमारे पास रिस्पॉन्स है उसको हम बोलते हैं कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, या फिर आप इसको एक और नाम से भी जान सकते हो, और आप बोल सकते हो इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जो बेसिकली बी लिम्फोसाइट इस रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सेकंड जो हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स में, वो होता है सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ओवरऑल जो सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स है, इसके लिए टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि एंटीबॉडी मीडिएट या फिर हम ह्यूमरल की बात करें तो यहाँ पे बी सेल जो होती है या बी लिम्फोसाइट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, यानी कि बी और टी लिम्फोसाइट के बेसिस पे आप इनको दो तरह की इम्यूनिटी भी बोल सकते हो। यानी कि एक्टिव इम्यून सिस्टम जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम जिसको सेलुलर इम्यूनिटी भी बोल सकते हो, एक होता है एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना हमें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि बेस्ड ऑन two types of lymphocyte there are two type of active immune system। ऐसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। दो टाइप कौन कौन से हैं हम एक्टिव इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो जो टाइप आएंगे। यहाँ पे जो बेस्ड रहा है वो है बी एंड टी लिम्फोसाइट्स के बेसिस पे। तो एक तो हमारे पास जो इम्यून सिस्टम रहेगा उसको हम बोलेंगे CMIS। ठीक है, और सेकंड हम बोल सकते हो AMIS। ठीक है, अगर हम इनको देखें क्या बनेगा इसका फुल फॉर्म, तो आएगा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। और इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो है हमारे लिए सेलुलर इम्यूनिटी क्रिएट करेगी होस्ट के लिए, और जो एंटीबॉडी मीडिएट होती है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी शो करती है। इन्हीं को ही आज हमें डिटेल में पढ़ना है कि ये किस तरीके से बनती है और किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, सेलुलर और ह्यूमरल।
तो इस तरीके से आप या तो इनको एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स में भी डिवाइड कर सकते हो या फिर एक्टिव इम्यून सिस्टम में। दो तरह का इम्यून सिस्टम भी, दोनों का ही आंसर एक ही रहेगा हमारे पास। लेकिन अभी उससे पहले हमने एक्वायर्ड और जो इनेट इम्यूनिटी किया है उसका एक ओवरव्यू देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, हमने इनेट और एडप्टिव या एक्वायर्ड दोनों कर चुके हैं। ये हमारी बाय बर्थ मिलने वाली इम्यूनिटी होती है, जिसके अंदर हमने देखा कि कोई भी माइक्रोब्स को रोकने के लिए यहाँ पे एपिथेलियल यानी कि यहाँ पे स्किन रिस्पॉन्सिबल होगी रोकने के लिए। इसके अलावा मास्ट सेल, फैगोसाइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, ये क्या करती है, इन माइक्रोब्स को इनगल्फ करके इनको किल करने का काम करती है। इसके अलावा हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी देखा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन का बना हुआ एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि जो पैथोजन आए हैं इनकी सेल वॉल पे पोर बना देते हैं और जिससे कि वो पूरा का पूरा जो पैथोजन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और नेचुरल किलर सेल भी कुछ इसी तरीके से ही काम करती है, ठीक है। तो आप इनेट इम्यूनिटी के अंदर मेनली या तो पहला जो कोशिश यही रहेगी कि उस पैथोजन को बॉडी के अंदर आने से रोका जाए, और अगर आ गया तो उसको कंप्लीट डिस्ट्रॉय करने का ही मेन टारगेट रहता है। जबकि अडेप्टिव इम्यूनिटी में हम लोगों ने देखा कि ऐसा नहीं होता। अब अडेप्टिव इम्यूनिटी बेसिकली बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के ऊपर ही मतलब डिपेंड करती है। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है बहुत ही स्पेसिफिक होती है, टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि ये कुछ डेज़ के अंदर जाके अपने आप को बिल्ड करती है। अडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिव और पैसिव टाइप की हमने देखी थी। ओवरऑल खुद से अगर वो एंटीजन को एक्सप्लोर करके अगर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है वो एक्टिव थी। अगर पैसिव की बात करें तो उसकी बॉडी को खुद से यानी कि होस्ट की बॉडी को खुद से कोई काम नहीं करना पड़ रहा था, उसको बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मिल रही थी। तो बेसिकली यहाँ पे जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बी सेल या फिर टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। इनकी बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएटेड हो जाती है प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो अगर इस तरीके से ये एंटीबॉडी बन रही है और एंटीबॉडी एंटीजन को किल कर रही है तो ये एक तरह से हमारा ह्यूमरल रहता है। वहीं अगर टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये एपीसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये माइक्रोब्स को लेके आती है और टी लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट करती है, और जिससे कि टी लिम्फोसाइट्स एक्टिव होके और इफेक्टिव टी सेल्स एक्टिव होके उस पर्टिकुलर एपीसी और जो एंटीजन है उसको किल करने का काम करती है। तो ओवरऑल आज हम यही देखने वाले हैं कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट किस तरीके से काम करती है, जिसकी वजह से जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो रिस्पॉन्ड कर पाती है। तो ओवरऑल हमारे सामने दो तरह की जो रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरीके से आएंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे कि ये पैथोजन जो है, ये सारे के सारे पैथोजन हैं और होस्ट की बॉडी में जब ये एंटर करते हैं तो एक तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बनता है और एक सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स बनता है। तो सबसे पहले अगर हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें बच्चों, तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स के दौरान जैसे ही पैथोजन की एंट्री हुई, यहाँ पे आप ध्यान से समझो, इस पूरी फिनोमिना को हम डिटेल में करेंगे। जैसे ही पैथोजन आए, बी सेल्स जैसे उनके साथ इंट्रैक्ट करती है, ठीक है, और यानी कि बी सेल्स के ऊपर ये क्या है, एंटीबॉडी, और बाहर से आया हुआ पैथोजन हमारे लिए क्या है, एंटीजन। इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है जिससे कि बी सेल एक्टिवेट हो जाएगी, और बी सेल एक्टिवेट होकर डिफरेंशिएटेड हो जाएगी और प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन करती है। प्लाज्मा सेल्स तो हाई अमाउंट में प्रोडक्शन करेगी एंटीबॉडी का, और मेमोरी सेल जो है इस एनकाउंटर की क्या बना लेती है, मेमोरी फॉर्म कर लेती है। और ये तो था हमारा ह्यूमरल कंप्लीट। लेकिन वहीं अगर हम सेलुलर की बात करें तो सेलुलर में क्या है, वहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इस पैथोजन को अंदर लेंगी, उसको डाइजेस्ट करेंगी, और उसके जो एपिटॉप्स होते हैं उनको पर्टिकुलर कुछ रिसेप्टर्स के थ्रू वो टी सेल को एक्टिवेट करेगी, क्योंकि टी सेल से इंटरेक्ट करेगी, जिसकी वजह से टी सेल एक्टिवेटेड होके टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स अपने एक्टिव मोड में आ जाएंगी। टी हेल्पर सेल कुछ साइटोकाइनिन्स को रिलीज करता है, और ये साइटोकाइनिन्स दोनों तरह से काम करेगा, यानी कि टी हेल्पर सेल से जो साइटोकाइनिन रिलीज होंगे वो बी सेल को भी एक्टिवेट करेंगे और वो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को भी एक्टिवेट करेंगे। तो हम सीधा सा मतलब है कि टी हेल्पर सेल जो है वो बी सेल को भी फीडबैक देती है और साइटोटॉक्सिक को भी।
तो यहाँ पे जैसे ही बी सेल के पास ये साइटोकाइनेन्स जाएंगे तो बी सेल्स जो है यहाँ पे एंटीजन का एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर देगा और यहाँ पे मेमोरी जो सेल्स हैं उनको भी एक्टिवेट करेगी और टी साइटोटॉक्सिक सेल जो है वो भी अपनी मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करेगी। तो इस तरीके से ये दोनों रिस्पॉन्स हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स होती हैं वो कहाँ और किस तरीके से बनी होती है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर ही हमें ये बी सेल और टी सेल और अभी तक जो बाकी की सेल्स है वो समझ में आएंगी। तो इसको एक चार्ट के थ्रू हम समझते हैं। तो इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि कुछ मल्टीपोटेंट हिप्पोपोएटिक स्टेम सेल्स होती है। इनकी जो प्रेजेंस होती है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, बोन मैरो में। ठीक है, तो हम देखें कि जो बोन मैरो है कुछ इस तरीके से, अगर हम बोन का फॉर्मेशन करें इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो होता है और उस बोन मैरो में क्या होती है, स्टेम सेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेम सेल्स होती हैं ये दो तरह की लाइंस बनाती है, एक माइलोइड लाइंस होती है और एक लिम्फोइड लाइंस होती है। माइलोइड लाइंस की जो प्रोजेनिटर सेल्स होती हैं वो बेसिकली 3-4 तरह की सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिसमें मेगा कैरियोसाइट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अरिथ्रोसाइट्स जिनको हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, मा सेल जो टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होती है, और एक होती है माइलोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, अब मेगा कैरियोट सेल जो होती हैं वो प्रिकर्सर सेल्स होती है किसकी, प्लेटलेट्स की, यानी कि मेगा कैरियोट सेल आगे जाके डिफ्रेंशिएटेड होकर क्या बनाती हैं, प्लेटलेट्स। वहीं जो माइलोब्लास्ट सेल्स होती हैं उनसे बेसोफिल सेल्स, न्यूट्रोफिल सेल्स, मोनोसाइट और इओसिनोफिल्स। और जो मोनोसाइट्स होती है वो आगे किस में डिवाइड होती है, मैक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल्स। तो बेसिकली मोनोसाइट्स आगे दो टाइप में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, मैक्रोफाज और डेंड्रोसाइट्स। ये डेंड्राइटिक सेल्स जो होती है और यानी कि मोनोसाइट सेल जो होती है वो फैगोसाइटिक सेल्स होती है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी जो सेल्स होती है ये WBC हैं और ये यहाँ पे क्या करेंगी, फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती है। वहीं अगर हम लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स की बात करें तो ये दो तरह की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक तो नेचुरल किलर सेल जो कि लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट होती है। तो ओवरऑल दो तरह की, एक लार्ज लिम्फोसाइट्स और एक स्मॉल लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट जो होते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है। बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो आगे प्लाज्मा सेल्स बनाती है जो कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। ये जो बन रही है ये क्या है यहाँ पे, एंटीबॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक पूरा का पूरा सिनेरियो देखा कि बोन मैरो में किस स्टेम सेल से कौन सी सेल्स बनती है, प्लेटलेट्स कैसे बनी, आरबीसी कैसे बनी और WBC कैसे बनी। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे बी सेल और टी सेल्स जो आई हैं ये किस तरीके से डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। तो अगर हम, क्योंकि हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स हैं, अगर हम बात करें स्मॉल लिम्फोसाइट्स, ठीक है, अगर उसके प्रिकर्सर की बात करें तो इन प्रिकर्सर से बेसिकली दो तरह की सेल्स फॉर्म होती हैं। देखो लार्ज में तो हमने अभी अभी देखा कि जो लार्ज होती है वो नेचुरल किलर सेल है, हम स्मॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्मॉल जो है वो दो तरीके से डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है, एक तो बी सेल और एक है टी सेल। ठीक है, क्योंकि आज का हमारा लेक्चर इन्हीं दो सेल्स पे ही डिपेंड करता है। तो बी सेल जो है इसका जो फॉर्मेशन और प्लस इस सेल का मैचुरेशन दोनों ही कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है, तो मतलब सेल का फॉर्मेशन और उसका मैचुरेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, बोन मैरो में ही देखने को मिलता है। जबकि टी सेल के अंदर ऐसा नहीं होता। टी सेल्स के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन जो है वो तो बोन मैरो में ही हो रहा है, लेकिन जो टी सेल का मैचुरेशन है वो थाइमस में होता है, थाइमस से ही टी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन दोनों सेल्स के अंदर देखते हैं। तो अब आप आगे देखोगे कि ये जो बी सेल है वो आगे किस तरीके से डिफ्रेंशिएटेड होती है। बी सेल आगे दो सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होती है। एक तो हमारे पास आती है मेमोरी सेल्स, ठीक है, और जो सेकंड सेल्स होती हैं वो होती है प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा सेल्स होती है वो आगे किसका प्रोडक्शन करती है, प्लाज्मा सेल्स आगे बनाती है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। एंटीबॉडीज का क्या करती है,
प्रोडक्शन करती है। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज़ कौन कौन से टाइप की होती हैं, एंटीबॉडीज़ और इसकी स्ट्रक्चर हम डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली 5 टाइप की हमें देखने को मिलती है। एक तो IgA, एक IgG, IgM, IgD और IgE। तो ओवरऑल अब आप एक चीज़ ध्यान से देखें कि अगर ये सारी की सारी एंटीबॉडी जो है वो मिलके किसी इम्यूनिटी को शो करती है, तो इनके थ्रू बनने वाली जो इम्यूनिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से हमारा AMI ये हमारा स्टार्ट होता है। तो ये तो था बी सेल के पर्सपेक्टिव बात। जबकि टी सेल के बारे में बात करें तो टी सेल जो होती है वो बेसिकली आगे डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है 4 तरह की सेल्स के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी, एक होती है टी हेल्पर सेल, एक होती है टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी स्प्रेसिंग सेल और टी मेमोरी सेल। ठीक है, तो बी सेल 2 सेल्स के अंदर, जबकि टी सेल 4 सेल्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। एच यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको, हेल्पर को। ठीक है, ये किलर सेल भी बोल सकते हैं, टी किलर सेल या टी साइटोटॉक्सिक सेल। और एस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सप्रेसर सेल। ठीक है, और एम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है किसके लिए, मेमोरी के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 तरह की हमारे पास टी सेल्स रहती हैं। इनकी एक्टिविटी भी देखेंगे किस तरीके से होती है। तो आप देखोगे कि जो टी हेल्पर सेल है यहाँ पे, ये टी हेल्पर सेल ये किस किस को फीडबैक देती है, ये टी हेल्पर सेल एक तो हमें फीडबैक शो करती है बी लिम्फोसाइट्स के लिए। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट को पॉजिटिव फीडबैक देती है कि तुम प्लाज्मा सेल्स को इंक्रीज करो, मेमोरी सेल्स को इंक्रीज करो, ताकि बहुत हाई अमाउंट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो सके। प्लस टी हेल्पर सेल इसके साथ साथ पॉजिटिव फीडबैक किसको देती है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को। ठीक है, जैसे ही टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एक्टिवेट होती है, और ये दोनों काम वो किसके थ्रू करती है, वो रिलीज करती है साइटोकाइनेंस। ठीक है, या फिर लिम्फोकाइनेंस रिलीज करती है, सिक्रीट करेगी, और जिसकी वजह से आप क्या देखते हो कि वो इनकी वजह से जो है बी सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट करेगी। जैसे ही यहाँ पे इसका फीडबैक मिलेगा टी हेल्पर सेल का टी साइटोटॉक्सिक सेल को, तो टी साइटोटॉक्सिक क्या करती है, टी साइटोटॉक्सिक सिक्रीट करेगी, या तो सिक्रीट करेगी लिम्फोटॉक्सिस, इसके अलावा परफोरेंस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है उनको किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ओवरऑल हम देखें कि टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक और टी मेमोरी सेल्स मिलके जो इम्यूनिटी शो करते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, सेल मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, CMI। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट जो सारी सेल्स थी वो देखा कि बोन मैरो के अंदर जो सेल्स होती है वो इस तरीके से डिफ्रेंशिएटेड होती है, और मेनली हमारा जो दोनों इम्यून रिस्पॉन्स बी और टी का किस तरीके से वो हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं AMIS, फुल फॉर्म क्या होगी, एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम या ह्यूमरल इम्यूनिटी, या आप इसको क्या बोल सकते हो, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है,
तो पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो बच्चों आपको एक चीज़ समझनी होगी, ह्यूमरल का मीनिंग क्या होता है। देखो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है, ह्यूमरल जो टर्म आई है वो ह्यूमर से आई है, और ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड जो कि ब्लड और लिम्फ रहता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमरल जो टर्म है वो किससे है, ह्यूमर से है, और जिसका मीनिंग होता है बॉडी फ्लूइड, यानी कि ब्लड और लिम्फ। ठीक है, तो बेसिकली ये इम्यूनिटी ब्लड और लिम्फ पे ही बेस्ड है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है कहाँ पे, ब्लड और लिम्फ में। तो हम यूँ भी बोल सकते हैं कि ये पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, एंटीबॉडीज पे। और एंटीबॉडीज का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होगा, प्रोड्यूस्ड ब्लड और लिम्फ में। ठीक है, और किसके थ्रू, बाय बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की इम्यूनिटी के लिए हमें क्या चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए, जिसका प्रोडक्शन कौन करेगा, बी सेल करेगी। कहाँ करेगी, ब्लड और लिम्फ में। तो बी सेल की अगर हम बात करें यहाँ पे, हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कौन है, बी सेल, या फिर आप इसको लिम्फोसाइट्स भी बोल सकते हो। तो अगर बी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो आप क्या देखते हो, बी लिम्फोसाइट का जो ओरिजिन है वो कहाँ होता है, ओरिजिनेट इन स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में ओरिजिनेट हुई है। और इनका अगर हम मैचुरेशन की बात करें, मैचुरेशन भी कहाँ होता है, बोन मैरो में ही होता है, बी सेल का। ठीक है, मैमल्स की पर्सपेक्टिव हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी अदर ऑर्गेनिज्म में इनका जो मैचुरेशन है वो अलग अलग रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ मैमल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैचुरेशन और ओरिजिन दोनों ही कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में होता है, इसीलिए ये बी सेल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ऑल दो जो हम आगे देखेंगे कि बी सेल जो होती हैं वो आगे किसके अंदर डिफ्रेंशिएटेड हो जाती हैं। तो बी सेल्स जो होती हैं बच्चों वो आगे डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है दो तरह की सेल्स के अंदर। एक तो हमारे पास रहती है प्लाज्मा सेल्स, और एक होती है मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है, यानी कि एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल्स बेसिकली होती है, एंटीबॉडी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ह्यूमरल इम्यून सिस्टम बेसिकली डिफेंस करता है मोस्टली अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। किसकी हेल्प से, एंटीबॉडी के लिए। तो एंटीबॉडीज जो है वो हम बोल सकते हैं, इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इम्यूनो ग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये आगे 5 टाइप के होते हैं, और ये स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं एंटीबॉडीज, और इनकी डिटेल में स्ट्रक्चर और ये किस तरीके से आगे काम करती हैं, इनके जो फंक्शन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल हमें पता है कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, और वो यहाँ पे एंटीजन को किल करने के लिए, एंटीजन को एग्लूटिनेट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कौन सी इम्यूनिटी देखने को मिलती है, ये जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, जो टोटली किसके ऊपर बेस्ड है, एंटीबॉडी के ऊपर बेस्ड रहती है। एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है और वो उसको यहाँ पे किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इम्यूनिटी आती है वो कौन सी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, टी लिम्फोसाइट पे डिपेंड करती है। टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन की अगर हम बात करें, ओरिजिनेट ये भी कहाँ होती है, स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो।
ठीक है, ओरिजिन यहाँ पे इसका कहाँ होगा, बोन मैरो। लेकिन टी सेल का मैचुरेशन अगर हम देखें तो मैचुरेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि बी सेल का मैचुरेशन सेम था, लेकिन यहाँ पे मैचुरेशन बेसिकली हमें थाइमस में देखने को मिलता है, थाइमस ग्लैंड में। तो टी जो है बेसिकली इसी टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो टी सेल जो होती है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है सेलुलर इम्यूनिटी के लिए, या फिर आप बोल सकते हो सेल मीडिएट इम्यूनिटी के लिए। इसके अलावा जितने भी रिजेक्शंस होते हैं ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के अंदर, वो भी किस से ही होते हैं, सेल मीडिएट इम्यूनिटी से ही होते हैं, जो कि देखेंगे किस तरीके से ये काम करती है, किस तरीके से रिजेक्ट करती है। यानी कि सिंप्लीफाई अगर हम देखें तो टी लिम्फोसाइट जो है पहला काम तो क्या करेगी, सेलुलर इम्यूनिटी को बिल्ड करती है, और सेकंड इसका जो काम हमें देखने को मिलता है, रिजेक्शन जो रहते हैं, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। तो ये दोनों काम हमारे टी लिम्फोसाइट्स के रहते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे सेलुलर इम्यूनिटी वो किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो सेलुलर इम्यूनिटी के अंदर हमें देखना होगा कि जो टी सेल्स होती है वो आगे किस में डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है। टी सेल्स जो डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है 4 अलग अलग तरह की सेल्स के अंदर। पहली है टी हेल्पर सेल, दूसरी है टी साइटोटॉक्सिक या किलर सेल, तीसरी है टी एक्सप्रेसिंग सेल्स, और फोर्थ होती है टी मेमोरी सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से 4 तरह के हमारे पास सेल्स होती हैं। अब हमें देखते हैं कि ये काम कैसे करती हैं, इनकी जो मेन जो एक्टिविटी है वो हम समझते हैं पहले कि ये किस तरीके से करती है। तो बच्चों आप देखोगे कि जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ कि टी जो एक्सप्रेसिंग और जो टी मेमोरी सेल्स है, और इधर टी साइटोटॉक्सिक और टी किलर सेल्स हैं, ये मिलके आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलुलर इम्यूनिटी को शो करती है। लेकिन यहाँ पे इन सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स की ज़रूरत रहती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक और चीज़ पढ़नी पड़ेगी, APC, ठीक है। APC ही होती है जो कि यहाँ पे इनको एक्टिवेट करेगी। APC क्या होती है, पहला तो इसका फुल फॉर्म हमारे पता होना चाहिए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर क्या होता है कि इम्यून मैकेनिज्म में हर एक एंटीजन मॉलिक्यूल को प्रोसीड किया जाता है, ठीक है, बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन सी होती है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इन इम्यून मैकेनिज्म एवरी एंटीजन molecule is proceed by antigen presenting cells, ठीक है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो मैक्रोफाज, बी लिम्फोसाइट्स भी यहाँ पे एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम करती है। इसके अलावा और भी सेल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली इसके अंदर आप देखोगे कि जो प्रोसीड एंटीजन होता है उनको ये सेल्स अपने सरफेस पे प्रेजेंट करती है, यानी कि दिस प्रोसीड antigen is presented on the surface of these cells, ठीक है। और जैसे ही इन सेल के पास टी हेल्पर सेल के पास आती हैं तो यहाँ पे हेल्पर सेल जो होती है इनको रिकॉग्नाइज करती है और इनको देख के और जो टी हेल्पर सेल होती है एक्टिवेटेड हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि
when a T helper lymphocyte passes closely by the side of the antigen presenting cell bearing the antigen on its surface. It recognizes the antigen and become activated. ठीक है, और एक्टिवेट होने के बाद में फिर ये जो सेल होती है वो क्या करेगी, नाउ टी हेल्पर सेल एक्टिवेट किस किस को, बी सेल को भी एक्टिवेट करेगी और टी सेल्स को भी एक्टिवेट करेगी। टी सेल्स में मतलब बेसिकली किलर सेल को, ठीक है। और ये सेल जो होती है वो आगे अपना नंबर ऑफ कॉपीज भी डेवलप करती है, यानी कि टी हेल्पर सेल इसके साथ साथ क्या करेगी, अपनी नंबर ऑफ कॉपीज को भी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट डिवाइड्स इन themselves, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इसको एज अ डायग्राम देखें तो आपके सामने जो ये सेल दिख रही है वो कौन सी है, मैक्रोफाज, यानी कि APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और यहाँ पे ये जो है वो क्या है, पैथोजन, और इनकी सरफेस पे क्या लगे हुए हैं, एपिटोप्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया है वो इनगल्फ करती है मैक्रोफाज और इनको एक वैक्यूल के अंदर पैक कर लेती है। और ये जो वैक्यूल होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप तो एंडोसाइटोसिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में लाइसोसोम जो होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को अपने अंदर स्टोर करते हैं, वो डाइजेस्ट करेंगे इन बैक्टीरिया को। जैसे ही बैक्टीरिया डाइजेस्ट होते हैं तो आप क्या देखते हो कि इनके ऊपर जो ये पैरा एपिटॉप्स थे वो यहाँ पे क्या कर दिए जाएंगे, ये रिलीज कर दिए जाएंगे। ये यहाँ पे इस तरीके से ये क्या है, एपिटॉप, जो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर से आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये हर एक बैक्टीरिया के ऊपर क्या लगे होते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, एपिटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। डाइजेशन होने के बाद में ये एपिटॉप्स जो है MSC यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इन MSC के ऊपर इस तरीके से ये मतलब अटैच हो जाते हैं। तो मतलब आप देखोगे कि एंटीजन्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट हो गए बैक्टीरिया के, एंड फिर इन डाइजेस्टेड एपिटॉप्स को प्रेजेंट करेगी MHC2 ऑन द सेल सरफेस। तो ये एक MSC है और MSC ने इस तरीके से वो प्रेजेंट करेगी उस एंटीजन के पार्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से APC अपना काम कंप्लीट करती है। अब देखते हैं कि ये जो APC है ये किस तरीके से अपने जो सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम को रिस्पोंड करती है। तो उसके लिए आप देखोगे यहाँ पे डायग्रामेटिक ही देखें पहले। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम देखेंगे सबसे पहले किस तरीके से हुआ। तो हमें पता है कि ये एपिटोप यहाँ पे प्रेजेंट है, ये MHC सेकेंड है, ये एपिटोप है जो एंटीजन का है। और टी सेल के पास जो रिसेप्टर होता है उसको CD4 रिसेप्टर बोलते हैं। यहाँ पे ये बात चल रही है हेल्पर सेल के लिए। तो एक तो ये आपको चीज़ याद रखनी है कि हेल्पर सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होता है वो CD4 रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो ये देखो टी हेल्पर सेल के पास जो ये टी सेल रिसेप्टर है और वो कौन सा है, CD4। तो यहाँ पे ये जो CD4 रिसेप्टर है यहाँ पे इस एंटीजन को क्या करता है, वो एनालाइज करता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग इम्यून सेल है। तो जैसे ही कि व्हेन ए CD4 टी हेल्पर सेल बाइंड MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स on an antigen presenting cell, both the antigen presenting cell and T cell release the cytokinins। तो अब यहाँ पे साइटोकाइनिन्स ये देखो यहाँ पे भी रिलीज हो रहे हैं और इधर टी हेल्पर सेल्स भी क्या कर रही है, साइटोकाइनिन्स को रिलीज कर रही है।
तो इसके साथ साथ जैसे ये साइटोकाइनिन रिलीज करेगी, मतलब यहाँ पे टी हेल्पर सेल क्या हो चुकी है, एक्टिवेटेड हो चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एपीसी है। अब आगे क्या होता है, जैसे ही ये साइटोकाइनिन रिलीज करती है तो इन साइटोकाइनिन की हेल्प से, यानी कि इसके रिस्पॉन्ड में ये साइटोकाइनिन रिलीज करती है, उसके रिस्पेक्ट में एक तो टी सेल्स अपने क्लोन्स बनाती हैं, क्लोनिंग होगी, नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज होंगी। तो आप देखोगे यहाँ पे टी हेल्पर सेल ने अपनी फोटोस्टेट कॉपी बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर है, ठीक है, ये जो पर्पल कलर में एच शेप में दिख रहे हो ये टी सेल रिसेप्टर है, और ये जो ब्लू कलर का है वो CD4 रिसेप्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि ये जो है वो क्या है, CD4 रिसेप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्टिवेटेड होकर अपनी नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पे दो काम होगा कि ये भी टी हेल्पर सेल है और ये भी टी हेल्पर सेल है। अब इनमें से कुछ टी हेल्पर सेल्स तो बी सेल्स को बोलेंगे कि भाई तुम अपनी फोटोस्टेट कॉपीज को इंक्रीज करना स्टार्ट रखो, ताकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम क्या बना सके, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर सकें। इसके साथ साथ टी हेल्पर सेल जो होती है वो CD8 रिसेप्टर यानी कि टी साइटोटॉक्सिक या टी किलर सेल को भी एक्टिवेट करती है। ठीक है, तो यानी कि जो ये क्लोन टी सेल्स होती है वो बी सेल के साथ साथ CD8 रिसेप्टर यानी कि जो टी साइटोटॉक्सिक या टी किलर सेल को एक्टिवेट करती है। तो अब यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही ये दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि जो वायरस इन्फेक्टेड या एपीसी है वो फिर CD8 रिसेप्टर यानी कि टी साइटोटॉक्सिक सेल की बात चल रही है उसकी तरफ आता है, और साइटोटॉक्सिक सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर होता है CD8 रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही एपीसी इस एपिटॉप को इस CD8 रिसेप्टर के मतलब कांटेक्ट में लेके आता है, तो जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है ना वो परफोरेंस को रिलीज करती हैं, और ये परफोरेंस इस एपीसी या फिर जो इन्फेक्टेड सेल्स होती है इनके चारों तरफ जुड़ के इस तरीके से क्या बना देंगे, ये परफोरेंस जो होते हैं वो ऐसे पोर बना देंगे। पोर बनाने के बाद में परफोरेंस जो है वो पोर फॉर्मेशन करता है कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और गायरेज एंजाइम भी रिलीज होता है जो कि सेल को लाइसिस या ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे सेल क्या हो जाती है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस तरीके से साइटोटॉक्सिक सेल जो है वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या फिर एपीसी जो सेल्स होते हैं पैथोजन को तो मारता ही मारता है, प्लस एपीसी को भी उड़ा देता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसको एज हम स्टोरी की तरह देखें तो किस तरीके से होता है, आप यूँ समझो कि हमारे पास एक तो क्या थी, बी सेल, और एक बच्चे है हमारे पास टी सेल, दो तरह की सेल्स थी। इसको एज अ स्टोरी की तरह आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो बी सेल यहाँ पे आप याद रखो ये क्या है, सेनापति है, ध्यान से समझना इसको, ये क्या है, सेनापति है। ठीक है, और इसका एक काम है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्लाज्मा सेल्स की हेल्प से अपने सैनिक बनाता है, यानी सोल्जर बनाता है। और इनके जो सैनिक होते हैं वो कौन होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी यहाँ पे क्या है, इसकी सेना यानी कि आर्मी। ठीक है, इधर जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं यानी कि टी सेल्स होती है, ये हमें पता है 4 तरह की होती है। एक टी हेल्पर सेल है, एक टी साइटोटॉक्सिक सेल है, किलर सेल भी बोल सकते हो या साइटोटॉक्सिक सप्रेसिंग सेल्स है, और टी मेमोरी सेल है। 4 तरह की है। तो टी जो हेल्पर सेल है वो मान के चलो ये वजीर है, और ये राजा है, ये रानी है, और ये मूवी मेकर है। ठीक है, रिकॉर्डिंग करने वाला है, मूवी को बनाने वाला है, सिंपल सी बात। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एपीसी इसको फीडबैक देती है कि भाई कुछ इस तरीके के पैथोजन आए हैं जिसकी वजह से आपके जो सोल्जर है वो यहाँ पे उस पर्टिकुलर पैथोजन के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, मतलब लड़ाई तो कर रहे हैं, पैथोजन यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो एंटीबॉडी इसके ऊपर क्या कर रही है, अटैक तो कर रही है लेकिन वो उसको किल नहीं कर पा रही है। तो ऐसे केस में एपीसी किसको फीडबैक देगा, बी सेल्स को, और प्लस एपीसी किसको फीडबैक देगी, वजीर को, और प्लस ये भी इसको फीडबैक देगा कि कुछ इस तरीके के आए हैं। तो यहाँ पे ये वजीर क्या करता है, वजीर यानी कि टी हेल्पर सेल इसको बोलेगी, पॉजिटिव फीडबैक देगी कि कोई बात नहीं, आने दे, तू इन सोल्जर्स का नंबर इंक्रीज कर, यानी कि एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाता रहे। प्लस ये वजीर जो है वो राजा को उठाने का काम करता है, यानी कि राजा को भी पॉजिटिव फीडबैक देता है। और तीसरा टी
सेल्स के क्लोन फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये सारा काम वजीर किसके थ्रू करता है, वो सिक्रेट करता है साइटोकाइनेंस। जैसे ही टी हेल्पर सेल का फीडबैक यानी कि वजीर राजा को बताता है कि भाई इस तरीके का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पैथोजन आया है, तो राजा क्या करता है उस ड्यूरेशन में, राजा कुछ इस तरीके से काम करेगा कि राजा बोलेगा कि भाई ये यहाँ पे साइटोटॉक्सिक सेल है, ठीक है, ये साइटोटॉक्सिक सेल है। तो राजा कहता है कि मेरे सामने उस पर्टिकुलर पैथोजन को पेश किया जाए, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी बोल सकते हो या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है उसको मेरे सामने लेके आओ। तो जैसे ही राजा के सामने, राजा के पास CD8 रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर के थ्रू वो, और जो APC या वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है वो MHC के थ्रू, ये क्या होते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे एपीटॉप्स होते हैं, इनको प्रेजेंट करती है। जैसे ही वो प्रेजेंट करेगी, यहाँ पे ये देखो एक पूरा का पूरा एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से ये परफोरिन और गायरेज नाम के एंजाइम्स रिलीज करता है, ठीक है। ये क्या है, परफोरिन्स, और ग्रीन कलर के जो है वो गायरेज हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो परफोरिन्स होते हैं ये इस वायरस सेल्स के ऊपर क्या बना देंगे, छोटे छोटे पोर्स बना देंगे, और गायरेज इन पोर के हेल्प से अंदर एंटर कर जाएगा और एंटर करके सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इस तरीके से जो साइटोटॉक्सिक या सी किलर सेल है, यानी कि जो राजा होता है बेसिकली, वो उस पर्टिकुलर APC या वायरस इन्फेक्टेड सेल को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो बेसिकली यहाँ पे साइटोटॉक्सिक सेल्स के थ्रू परफॉर्म की जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ केसेस के अंदर जो बहुत ही हाई अमाउंट के अंदर ये सारी चीज़ें होने लग जाती है, तो राजा कभी कभी क्या है ना, अपनी और जो सेल्फ और नॉन सेल्फ जो सेल्स होती है उनको रिकॉग्नाइज करना भूल जाता है। तो वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को तो मारता ही मारता है, लेकिन कभी कभी जो नॉन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको भी मारना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पे हमें रानी यानी कि टी स्प्रेसिंग सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। टी स्प्रेसिंग सेल्स क्या करती है, पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है, स्प्रेस कर देती है। टी हेल्पर सेल को भी, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, इनको क्या कर देती है, सप्रेस कर देगी, ठीक है। और इन सारे इवेंट का, यानी कि टी हेल्पर ने कैसे किया, टी साइटोटॉक्सिक सेल ने काम कैसे किया, टी स्प्रेसिंग सेल्स ने काम कैसे किया, ये स्टोर यानी कि इसकी मेमोरी कौन बना के रखता है, टी मेमोरी सेल्स। तो इस तरीके से ये कंप्लीट स्टोरी की फॉर्म में मैंने आपको बताया कि जो सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से काम करता है, जिसके अंदर जो टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल अपना अपना रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम अगर टी हेल्पर सेल के बारे में बात करें तो आप देखोगे कि जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं वो किस किस को स्टिमुलेट करती हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए। टी हेल्पर सेल्स जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाली, यानी कि ये मोस्ट न्यूमेरस, कंसिस्टिंग, यानी कि लगभग 75% ऑफ टी सेल्स होती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही प्रेजेंट होते हैं। टी हेल्पर सेल जो होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये किसको स्टिमुलेट करती है, तो ये स्टिमुलेट करेगी दोनों सेल्स को भी, किसको, बी सेल्स को भी और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को। बी सेल्स को तो किसके लिए, ताकि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। और टी साइटोटॉक्सिक के लिए क्यों, टी साइटोटॉक्सिक को वो एक्टिवेट करती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये किसको स्टिमुलेट करती है, टी सेल जो किलर सेल है उसको भी, और प्लस टी साइटोटॉक्सिक। टी किलर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के साथ साथ यहाँ पे वो नंबर ऑफ, यानी कि टी सेल्स के क्लोन को भी इंक्रीज करती है। टी सेल्स क्लोनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे टी सेल्स का नंबर ऑफ कॉपी यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज करती है। तो यानी कि ये क्या कर देगी, स्टार्ट डिवाइडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से वो डिवीज़न आप देखोगे सारी तरह की फिनोमिना में स्टार्ट डिवीज़न करती है। तो इसको हम क्लोनल सिलेक्शन भी बोलते हैं। क्लोनल सिलेक्शन का मतलब होता है जब टी सेल्स अपने नंबर ऑफ कॉपीज़ को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा हमें पता है कि जो
टी हेल्पर सेल्स जो होती है ना, वो ये सारा काम किसके थ्रू करती है, वो कुछ मैसेंजर मॉलिक्यूल्स रिलीज करती है, मैसेंजर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आप देखोगे ये मैसेंजर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो साइटोकाइनिन भी हो सकते हैं, ठीक है, काइनिन्स, और या फिर हम इनको लिम्फोकाइनिन्स के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, इनके अलग अलग पार्ट हैं, हम लोग साइटोकाइनिन या लिम्फोकाइनिन के नाम से। तो ये जो मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, इनको तो एक्टिवेट करते ही करते हैं, यानी कि बी सेल और जो टी सेल्स होते हैं इनको तो एक्टिवेट करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा ये जो मैसेंजर मॉलिक्यूल है ये एक्यूमुलेशन भी करते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ WBC को भी एक्यूमुलेट करते हैं पर्टिकुलर इन्फेक्टेड साइट पे। तो टी सेल जो होते हैं बी सेल को क्या करती है, एंटीबॉडी बना टी सेल्स को, टी साइटोटॉक्सिक को एक्टिवेट करके छोड़ दिया उसने, और डिफरेंट टाइप ऑफ WBC को एक्यूमुलेट करना भी इसने स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से पर्टिकुलर इन्फेक्टेड साइट पे वो WBC को एक्यूमुलेट करती है। तो आप देखोगे टी हेल्पर सेल इस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे जो ये लिम्फोकाइनिन्स होते हैं ना वो बेसिकली ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है, इन सब को एक्यूमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस तरीके से टी हेल्पर सेल काम करती है। अब हम देखते हैं जो टी साइटोटॉक्सिक या टी किलर सेल जो है वो किस तरीके से काम करती है। तो इस केस में आप देखोगे कि ये जो सेल्स होती हैं ना ये डिस्ट्रॉय करती हैं। इनका काम क्या होता है, सिंप्लीफाई, जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो एक्टिवेट होने के बाद में ये डिस्ट्रॉय कर देंगी दी इन्फेक्टेड सेल्स, या फिर आप बोल सकते हो टारगेट सेल्स, या कोई APC जो भी लेके आ रहा है। तो यानी कि टी जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है ये किसको किल करते हैं, ये पैथोजेंस को तो किल करेंगे ही करेंगे, एंड ऑल्सो द टारगेट सेल। अब जो टारगेट सेल है बच्चों वो कुछ भी हो सकती है, आपकी वायरस इन्फेक्टेड सेल भी हो सकती है, क्योंकि टारगेट सेल के लिए बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो टारगेट सेल आपकी जो वायरस इन्फेक्टेड सेल भी हो सकती है, कोई APC भी हो सकती है, कोई कैंसर सेल भी हो सकती है। तो कुछ भी आप देखोगे कि टारगेट सेल हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये किल करती कैसे है, यानी कि इसका किलिंग करने का मेथड क्या है। तो आप देखोगे कि जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है ना ये सिक्रीटिंग करती है, सिक्रीटिंग लिम्फोटॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है, या फिर लिम्फोकाइनिन्स, ठीक है, जो कि ट्रैक करते हैं फैगोसाइटोसिस को। और यानी कि दो तरह की चीज़ें, यानी कि एक तो क्या करेंगे लिम्फोटॉक्सिक सब्सटेंस और प्लस लिम्फोकाइनिन्स। लिम्फोकाइनिन्स का काम क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे लिम्फोटॉक्सिक सेल्स जो हैं वो सब्सटेंस कौन से होते हैं, ये दो तरह के होंगे, एक तो परफोरिन्स होते हैं और एक गायरेज, जो हम लोग देख रहे थे कि जो कुछ ऐसे स्पेसिफिक जो हम यहाँ पे एज ए डायग्राम में देख रहे थे, ये रहा गायरेज एंजाइम, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस और लिम्फोकाइनिन्स को रिलीज करती है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये सेल्स होती है सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम के लिए बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये जो सेल्स होती है ट्यूमर सेल्स को, फॉरेन इन्फेक्टेड सेल्स को या ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सबको ये किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड सेल, और वो कौन सी है, टी सप्रेसिंग सेल्स, ठीक है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, टी सप्रेसिंग सेल्स, ठीक है, सप्रेसर सेल। यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, जो परफोरिन होता है ना, परफोरिन क्या करता है, परफोरिन जो है वो लार्ज पोर बनाता है
ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बड़े बड़े पोर बना देता है, गायरोस जाके वहाँ पे लाइसिस कर देगा। टी सप्रेसिंग सेल्स की बात करें तो टी सप्रेसिंग सेल जो होती है उनका क्या फंक्शन होता है, तो टी सप्रेसिंग सेल जो है वो क्या करती है, सप्रेस कर देती है द फंक्शन ऑफ टी साइटोटॉक्सिक एंड टी हेल्पर सेल्स का, ठीक है। इसके अलावा बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स भी अफेक्टेड होगी यहाँ पे। प्लाज्मा सेल्स आर also affected by T suppressing cells, ठीक है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये जो होती है सप्रेसिंग सेल, ये सप्रेस कर देती है एंटायर इम्यून सिस्टम को, पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को ये क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है, ठीक है। ताकि क्यों करती है, ताकि फॉर अटैकिंग द ओन बॉडी, ताकि ये अपनी ही बॉडी के ऊपर अटैक ना कर सके। और उसके बाद हमारे पास लास्ट सेल बचती है टी मेमोरी सेल, ठीक है। और टी मेमोरी सेल क्या करती है, ये सभी की सभी सेल्स की मेमोरी को फॉर्म कर लेती है, यानी कि ये कभी भी मारेगी नहीं किसी भी पैथोजन को, दे डोंट किल द पैथोजन or don't form the antibodies, but ये बहुत important रोल प्ले करती है। These cells retain the memory of every encounter, हर एक एनकाउंटर की वो क्या बनाती है, वो मेमोरी बनाती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो उसको रिकॉग्नाइज कर ले। इसके अलावा ये कुछ टाइम बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, दे कन्वर्ट इनटू इफेक्टर सेल्स ऑन लेटर एंड counter with specific antigen even after several years, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमने कंप्लीट सिस्टम को देखा कि किस तरीके से ह्यूमरल और जो एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम काम करता है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको नोट करनी है यहाँ पे कि जो टी हेल्पर सेल और जो टी सप्रेसिंग सेल्स होती है ना बच्चों, इन दोनों को कलेक्टिवली किस नाम से जाना जाता है, इनको बोला जाता है रेगुलेटर टी सेल्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुलेटर टी सेल्स कौन कौन सी सेल्स को बोला जाता है, तो टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक्स जो सेल्स होती हैं इनको मिलके टी हेल्पर और टी सप्रेसिंग सेल्स दोनों को मिलके हम रेगुलेटर टी सेल्स के नाम से जानते हैं। तो एक ओवरव्यू देखते हैं अभी जो हमने पढ़ा उसका। तो इनके अंदर हम देखते हैं कि पहले जो ह्यूमरल था, ह्यूमरल जो इम्यूनिटी है वो किस तरीके से होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में मान लो कोई पैथोजन वायरस आया, ये हेल्दी सेल थी, सेल को इन्फेक्ट कर दिया, बी सेल इंट्रैक्ट करेगी, कुछ साइटोकाइनिन्स को रिलीज करेगी, ये साइटोकाइनिन्स बी सेल को एक्टिवेट कर देगी। बी सेल जो है डिफ्रेंशिएटेड होकर मेमोरी सेल्स और बी सेल्स आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लाज्मा सेल्स। ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी और एंटीबॉडी मैक्रोफॉज को उस वायरस इन्फेक्टेड सेल की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे सारा का सारा खेल किसके थ्रू हो रहा है, एंटीबॉडीज़ के थ्रू हो रहा है। तो ये क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। जबकि यहाँ आप देखोगे कि जो सेल मीडिएटेड या सेलुलर इम्यूनिटी की बात करें तो टारगेट सेल जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है वो अपने इन्फेक्टेड पोर्शन को प्रेजेंट करेगी
किलर सेल कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करेगी और वो कंप्लीट सेल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस तरीके से ये हमें एक दोनों सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे एंटीबॉडी काम कर रही है, यहाँ पे टी किलर सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिवली वर्क कर रही है पैथोजन और टारगेट सेल को किल करने के लिए। बाकी यहाँ पे टी हेल्पर सेल स्ट्रेसिंग और मेमोरी का भी अपना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यहाँ इस चार्ट में आप देखोगे कि कोई भी एंटीजन है उसको एपीसी अपने एमएचसी के थ्रू प्रेजेंट करता है। ये उसका एपिटॉप है और पहले CD4 को यानी कि टारगेट सेल को, टारगेट सेल क्या करेगी, यहाँ पे अपनी नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करेगी। इसके अलावा टारगेट सेल बी सेल को बोलेगी कि भी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कंटिन्यू रखो, प्लस मैं मैक्रोफाज को भी बुलाती हूँ और प्लस मैं किसको, किलर सेल्स को भी एक्टिवेट करती हूँ। तो इस तरीके से आप देखोगे हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो कुछ इस तरीके से बनती है। यहाँ पे ये ह्यूमरल और ये सेलुलर दोनों तरह की जो इम्यूनिटी है दोनों एक साथ मिलके यहाँ पे वर्क कर रही होती है। जबकि अगर हम स्पेसिफिक, ये जो हमारे सामने कंप्लीट चार्ट दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, सेल एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम, यानी कि अगर हम ह्यूमरल की बात करें तो वो किस तरीके से होगी। यहाँ ध्यान से समझना है इस पूरे के पूरे डायग्राम को। देखो ये क्या है, यहाँ पे पैथोजन और इसके चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, ये है बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट एपिटॉप्स। ठीक है, बी सेल का रिसेप्टर इन एपिटॉप को आइडेंटिफाई करेगा, जबकि बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि ये सेनापति था और सेनापति एक्टिवेट होकर CD4 यानी कि टी हेल्पर सेल को क्या करेगा, फीडबैक देगा अपनी MHC2 से उस एपिटॉप को। क्या है ये, यहाँ पे क्या है, एपिटॉप्स को प्रेजेंट करेगा और जिससे कि टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाएगी और एक्टिवेट होकर क्या रिलीज करेगी, साइटोकाइनेंस। और ये साइटोकाइनेंस क्या करते हैं, 2-3 काम करेंगे। हम पहले ह्यूमरल की रिस्पेक्ट में बात करें तो ये बी सेल्स को क्या करेगी कि तुम क्लोन जो है उनका फॉर्मेशन स्टार्ट कर दो। तो ये बी मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स बनाती है और प्लाज्मा सेल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। जैसा कि हम जानते हैं एंटीबॉडी 5 टाइप की थी, ये पांचों की पांचों एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट की है। तो ये इस तरीके का जो सिस्टम बन रहा है ये बेसिकली कम्प्लीटली सिस्टम है किसका, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, जिसके अंदर एंटीबॉडी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती है और वही पैथोजन को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कोई भी एंटीजन आया, चाहे वो फोरेजन प्रोटीन है, चाहे वायरस है, चाहे बैक्टीरिया है, तो बेसिकली अगर हम होस्ट की बात करें, होस्ट 2 तरीके से शो करेगा रिस्पॉन्स, ह्यूमरल भी और सेलुलर भी। ह्यूमरल में बी सेल एंटीजन के कांटेक्ट में आया और प्लाज्मा सेल्स और बहुत सारी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन और एंटीबॉडी इस तरीके से उस एंटीजन को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स हमारा ह्यूमरल रहता है। लेकिन सेलुलर के अंदर यहाँ पे जो टी सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवेटेड होती हैं। टी हेल्पर सेल तो एक बी सेल को फीडबैक देगी और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को भी जो है वो फीडबैक देती है, यानी कि इधर भी पॉजिटिव फीडबैक दी है, इधर भी पॉजिटिव फीडबैक दे दी है, किसकी हेल्प से, साइटोकाइनिन से। और टी जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है ये एक्टिवेट होके इन्फेक्टेड सेल को क्या कर देती है, किल कर देती है। तो ये जो रिस्पॉन्स है वो हमारा, ये जो रिस्पॉन्स था तो ये इसको हम AMIS और इसको हम क्या बोलते हैं, CMIS। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट दोनों तरह के एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स को देखा कि बी सेल किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और जो टी सेल्स है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये कैसी होती हैं, इनके एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर क्या है, टाइप क्या है और उनके जो क्या है फंक्शन क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एंटीबॉडी के साथ और एंटीजन के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।